अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो। कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो। इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम। तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं, वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ है, चलता रहता है। एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना असर नहीं करेंगी। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे,
इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन। मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है। उसके बाहर आप चाहें भी तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो, तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो। सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, अगर नहीं है तो। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। हम वहां 3 लोग थे। हम में से एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था, वो 21वीं ग्रेड का एडिशनल सेक्रेटरी था। दूसरा प्रोफेसर था, वो दिल के अमराज का इलाज करता था। और तीसरा मैं था, वक्त जाया करने वाला खपती सहाफी।
हम तीनों मजहबी तबके बिलखसूस तबलीगी जमात के खिलाफ थे। हमारा ख्याल था कि ये लोग तवानाई और वक्त दोनों ज़ाया करते हैं। मुआशरे को इस वक्त बिल गेट्स, वान बुफेट और मार्क ज़करबर्ग जैसे लोगों की जरूरत है। हमें वॉलमार्ट जैसी कंपनियां और सेम वाल्टन जैसे लोग चाहिए। उस सेम वाल्टन जैसे लोग जिसने 1950 में अरकसास के छोटे से टाउन में छोटा सा स्टोर खोला, दिन रात मेहनत की, ये स्टोर 17 वर्षों में 1 से 24 हो गए। ये स्टोर 1970 की दहाई में अरकसास की स्टेट से बाहर निकला और फिर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में फैल गया। दुनिया के 15 मुल्कों में इस वक्त वॉलमार्ट के 8,500 स्टोर्स हैं। ये स्टोर्स की दुनिया की सबसे बड़ी चेन है और दुनिया की दूसरी बड़ी पब्लिक कारपोरेशन है। मुलाजमीन की तादाद 22 लाख है और ये कंपनी सालाना 252 अरब डॉलर कमाती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मसनूआत बेचने वाली कारपोरेशन भी है और ये लोग दुनिया में सबसे सस्ती मसनूआत भी फरोख्त करते हैं। दुनिया भर में फैले हुए 8,500 स्टोर्स एक दफ्तर से चलाए जाते हैं। स्टोर्स के रैक्स में मसनूआत कम हो जाती हैं और इसके साथ ही चेन की मुख्तलिफ कंपनियों और फैक्ट्रियों में आर्डर पहुंचते जाते हैं। एक खुदकार निज़ाम के तहत ये मसनूआत चेन से निकलती हैं, बहरी जहाज़ों के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ बंदरगाहों पर उतरती हैं, ट्रेनों, कंटेनरों और ट्रकों के जरिए स्टोर्स तक आ जाती हैं और रैक खाली होने से पहले शेल्फ में पहुंच जाती हैं। पेमेंट्स का सिस्टम भी खुदकार है। स्टोर्स की आमदनी रोजाना बैंकों में जाती है। ये बैंक ये रकम सेंट्रल अकाउंट में फेंकते हैं और सेंट्रल अकाउंट से ये रकम ऑटोमेटिक कंपनियों को मुंतकिल हो जाती है। गोया मसनूआत की डिलीवरी, सेल, पेमेंट और टैक्स से लेकर मुनाफा तक सारा निज़ाम खुदकार है। ये सारे फैसले कंप्यूटर करता है। मालिकान, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स सिर्फ कामयाबी को एंजॉय करते हैं। आलम इस्लाम को ऐसे लोग चाहिए जो मुआशरे में तहरीक भी पैदा करें और मुआशरे को सुकून, इत्मीनान और कामयाबी के ट्रैक पर भी लाएं, जबकि हमारे उलमाए कराम थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों और मामूली दर्जे का काम करने वाले वर्करों को भी बेअमली और सुस्ती के गार में धकेल रहे हैं। हम तिब, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज और समाजियात में पहले ही दुनिया से बहुत पीछे हैं और जो लूले लंगड़े लोग बच गए हैं हम उन्हें भी काम से उठाकर चिल्लों पर लगा रहे हैं। हम इन्हें भी दफ्तरों, लेबॉर्ट्रियों और वर्कशॉपों से निकालकर हुजरों में धकेल रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ की दानश्वरी है? उन लोगों ने मेरी बात से इत्तफाक किया। मैंने उनसे अर्ज किया कि तामीरात इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है। चीन इस मैदान में कमाल कर रहा है। चीन ने पिछले महीने 18 दिनों में 57 मंजिला टावर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इससे पिछले महीने 15 दिनों में 30 मंजिला होटल और 3 दिन में 2 मंजिला घर बनाया और ये इमारतें काबिले रिहाइश भी थीं। चीन अब 7 माह में 220 मंजिला टावर बनाने का तजर्बा कर रहा है, जबकि हम 40-40 दिन के चिल्ले काट रहे हैं। हम 40 रोजा लगा रहे हैं। क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन, इसका कोई जवाज है? वो दोनों हंसे और मेरी तायीद की। मैंने उनसे अर्ज किया कि हम फर्द को बदलने, उसको मुतहरक करने के बजाय उसे मजीद सुस्त बना रहे हैं। ये दुनिया अमल की दुनिया है। ये दुनिया माँ के पेट में पलते बच्चे के दिल का ऑपरेशन कर रही है। ये हमारे खून में छुपे DNA से हमारे आबाओ अजदाद का अंदाजा लगा रही है। ये हमें बता रही है कि हम सब लोग ज़ीमीबिया के बुशमैन कबीले की नस्ल से हैं। ये कबीला इंसान का जद्दे अमजद था। हम सब लोग इस कबीले के खून में सफ़र करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पहुंचते हैं। इंसान ज़ीमीबिया से निकलकर सबसे पहले बरसगीर पहुंचा था। कजाकिस्तान की न्याजूफ फैमिली पूरे रूस, पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका की जद्दे अमजद है। ये लोग बर्फ के जमाने में रेड इंडियंस का पीछा करते करते रूस और वहां से यूरोप और फिर अलास्का पहुंचे। बर्फ पिघली तो यूरोप के लोग यूरोप, अमेरिका के अमेरिका और रूस के रूस में महदूद होकर रह गए। हमारे खून का DNA हमें बताता है ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदे अब्रोरिजिनल और न्यूजीलैंड के मोरी तमिलनाडु के गांव जो थी मॉडिकम में रहने वाले वीरो मांडी के कजन हैं। ये लोग भी हजारों साल पहले बर्फ पर सफर करते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंचे थे।
बर्फ पिघल गई और यूं इनका तमिलनाडु से राब्ता कट गया। 21वीं सदी में जब डीएनए का इनकलाब आया और साइंस ने इंसान के ट्रैक को ट्रैक करना शुरू किया तो उसे पता चला कि हम कौन हैं, हम कहां से चले थे और कब और कहां पहुंचे। लेकिन हमारे लोग रायविंड से बाहर ही नहीं निकल रहे। मेरी गुफ्तगू जारी थी, अचानक एडिशनल सेक्रेटरी बोले, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। मैं भी ये समझता हूं कि हमारी इबादत सिर्फ फराइज तक महदूद होनी चाहिए और हमें अपने वक्त का ज्यादा हिस्सा दुनिया की फलाह पर खर्च करना चाहिए। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख भी है और हमें उस रुख पर भी तवज्जो देनी चाहिए। मैंने पूछा, दूसरा रुख क्या है? वो बोले, मैं एक दिन दफ्तर में बैठा था, मेरे एक बेज मैट का फोन आया। वो बारिश भी है और तबलीगी जमात से भी ताल्लुक रखता है। उसका कहना था कि उनके चंद दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं अमूमन मौलवियों से परहेज करता हूं, ये मेरी पुरानी आदत है। मैं मौलवियों की दुकान से सौदा तक नहीं खरीदता। इसकी वजह मजहब से नफरत नहीं, बल्कि मैं सोचता हूं कि दुकानदार की गलत बयानी, मुनाफाखोरी या खरीदी हुई चीज के नक्स मुझे कहीं मजहब और मौलवियों से मजीद बदगुमान न कर दें। चुनाचे मैं किसी ऐसे शख्स से मिलता हूं और ना ही मुआमला करता हूं जिससे मुलाकात मेरी बदगुमानी में इजाफा कर दे। लेकिन मैं उस दिन बहस के मूड में था। मैं उस दिन किसी ऐसे शख्स का मुंतजिर था मैं जिसके साथ सींग फंसा सकूं और मेरे कलीग ने मुझे ये मौका फराहम कर दिया। मैंने उन लोगों को लंच के वक्त बुला लिया। वो 6 लोग थे, वो सब सेहतमंद मौलवी थे। वो आए और मेरे सामने बैठ के मैंने उनके सामने यही आर्गुमेंट रखा जो आप इस वक्त हमारे सामने खोल कर बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, आपने आज तक मुआशरे और फर्द के लिए क्या किया? आपने दुनिया को क्या दिया? वो तमाम लोग खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। उनमें से मौजूद एक शख्स ने मेरा नाम दोहराया और इसके बाद पूछा, मुझे आपका नाम जाना पहचाना लग रहा है। आप कहीं फलां साल सिंध के फलां जिला में डिप्टी कमिश्नर तो नहीं थे? मैंने हाँ में सर हिला दिया और अर्ज किया, जी हाँ, मैं उस साल सिंध में था और उस जिला का डीसी था। उसने इसके बाद कहा कि जनाब, आपको याद है कि आप एक रात हाईवे से गुजर रहे थे और आपकी गाड़ी डाकुओं ने रोक ली थी। मैंने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देकर जवाब दिया, हाँ, आपकी ये बात भी दुरुस्त है, मेरे साथ ये वाकया पेश आया था, लेकिन मैंने ये अपने डिपार्टमेंट और प्रेस दोनों से खुफिया रखा। उसने इसके बाद कहा कि आपको क्या याद है कि आपको एक नौजवान डाकू ने थप्पड़ मारे थे? आप जब भी ये कहते थे कि मैं डीसी हूं तो वो डाकू आपको थप्पड़ मारता था। मैंने कहा, हाँ, ये भी हकीकत है, लेकिन ये वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ था। ये आप तक कैसे पहुंचा? वो साहिब मुस्कुराए और मुस्कुराकर जवाब दिया, वो थप्पड़ मारने वाला डाकू मैं था। आप मुझे देखें और उस वक्त के डाकू को ज़हन में लाएं जिसने इलाके के डिप्टी कमिश्नर को थप्पड़ मारे थे और आप इसके बाद अपना सवाल दोहराएं। मौलवियों की किसी तंजीम ने आज तक किसी का मुकद्दर नहीं बदला। आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं इसके जवाब से वाकई लाजवाब हो गया। उसने बाद अज़ां बताया कि वो सबसे पहले खुद तब्दील हुआ और फिर इसको देखकर उसका सारा कबीला, उसके सारे साथी जराइम और गुनाह से तौबा ताइब हो गए। मैं ये सुनकर अपनी जगह से उठा, उसका हाथ चूमा और उससे अपनी मगफरत की दुआ की दरख्वास्त की। एडिशनल सेक्रेटरी खामोश हो गए, हम दोनों भी खामोश थे। ये खामोशी चंद लम्हे जारी रही। फिर प्रोफेसर साहब ने सर उठाया और बोले, मेरे पास भी एक ऐसी ही कहानी है। मेरे क्लिनिक में एक बुजुर्ग आदमी दाखिल था। उसके पास हर वक्त लोगों का मेला लगा रहता था। लोग सारी सारी रात उसके कमरे के सामने खड़े रहते थे। हम जब लोगों को मना करते थे तो वो रोना शुरू कर देते थे। हमें लोगों की इस अकीदत ने परेशान कर दिया। मैं जिस शख्स से पूछता था कि आपको इस बूढ़े से क्या मिलता है तो वो जवाब देता था, सुकून। हम यूं ही इन्हें देखते हैं तो हमारे सीने में ठंड पड़ जाती है। मैंने एक दिन बाबा जी से पूछ लिया, आप कौन हैं और आपको ये रुतबा कैसे मिला? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं लाहौर का एक जेब कुतरा था। मैं जेब तराशी करता था। मैंने एक दिन लारी अड्डे पर एक मुसाफिर की जेब काटी। जेब से 38 रुपए और एक खत निकला। ये बेटे का अपनी माँ के नाम खत था। बेटे ने लिखा था कि माँ,
मैं मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 38 रुपए जमा कर सका हूं। आप डॉक्टर को ये पैसे देकर इलाज शुरू करवा लो, मैं बाकी 12 रुपए भी आपको जल्द भिजवा दूंगा। मैं ये खत पढ़कर लर्ज गया। मैं उसी दिन राज मजदूरों के साथ बैठ गया। मैंने 12 दिन मजदूरी करके 12 रुपए जमा किए। हलाल रोजी के ये 12 रुपए उन 38 रुपयों में मिलाए और ये रकम खत पर लिखे पते पर मनी ऑर्डर कर दी। बस वो दिन है और आज का दिन है। अल्लाह ताला ने उसके बाद मेरा कोई कदम बुराई के रास्ते पर नहीं पड़ने दिया। मैंने बाबा जी का हाथ चूमा और बाहर आ गया। वो बाबा जी भी तबलीग का काम करते थे। प्रोफेसर साहब भी खामोश हो गए। वहां अब खामोशी का राज था। हम तीनों खामोश बैठे थे। तस्वीर के दूसरे रुख ने हम तीनों को लाजवाब कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप जिंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें मुआशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जा करके अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूं वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे। और फिर उसके अंदर से एक ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और अब मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। अब फिर उसे ये समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी
उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं क्योंकि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूं। ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के कमरे से, जहां पर वो दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से जो एक था उसको अभी कुछ दिन पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में एक खिड़की थी, उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहां पर कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए बस समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। वहां पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहां पर कुछ लोग आकर के आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहां पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है। ये सुन करके उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी। लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर कि दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे ही नर्स आई उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया? ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और वो बोली कि मुझे 5 साल हो गए हैं यहां पर, जब से मैं आई हूं तब से तो ये काली दीवार यहां पर है। तब जाकर के उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। और उसने नर्स से पूछा, अगर ये काली दीवार पिछले 5 साल से यहां पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी।
तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई थी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा दिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेलिये के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेलिये के मुंह से चीख निकल गई। ओह, तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और बहेलिये को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं, कर भला सो हो भला।